हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारे जुलाई मंथ के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 3। आज हम इसका पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी आ चुका है, जो आप लोग हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। चैनल पे अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है, तो आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। अगर आपको देखना है, आप इंटरेस्टेड हैं तो जरूर देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। जुलाई मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 1, पार्ट 2 और आज हम इसका लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट 3 डिस्कस करेंगे, ठीक है। और कंप्लीट पीडीएफ आज पार्ट 3 हो जाएगा। कंप्लीट पीडीएफ आप लोग नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो पीडीएफ होगा, जैसा आपको पढ़ाया गया है क्लास में एज इट इज ऐसा ही मिलेगा। जैसा क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलते हैं, बायलिंगुअल में आपको पढ़ाती हूँ। कंटेंट भी मैं आपको बायलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में प्रोवाइड कराती हूँ, तो आपको ऐसा ही मिलेगा पीडीएफ में भी। काफी स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं मैम पीडीएफ में कुछ अलग होगा या हिंदी इंग्लिश दोनों में ही होगा या इंग्लिश इंग्लिश जैसा भी होगा। तो बता दूं, पहले ही क्लियर कर दूं कि जैसा क्लास में पढ़ाया गया है एज इट इज आपको पीडीएफ में भी मिलेगा, ठीक है। और पीडीएफ आप लोग नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। पूरी क्लास जो रहेगी हमारी हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगी। जुलाई मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस काफी इंपॉर्टेंट क्लास है। और क्लास अगर अच्छी लगे तो प्लीज शेयर जरूर करिए। अगर आप लोग क्लास को बिल्कुल भी शेयर नहीं करते हैं तो अदर स्टूडेंट्स को चैनल का नाम जरूर बताइए और वीडियो को जरूर शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आप लोग मुझसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। इन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिए गए हैं। शुरू करते हैं हमारी क्लास। और क्लास फर्स्ट क्वेश्चन है नाबार्ड बेस, ठीक है। तो नाबार्ड का अभी फाउंडेशन डे था, इसी पे मैंने काफी क्वेश्चन बनाए हैं, काफी क्वेश्चन लिए हैं। तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं, क्योंकि काफी क्वेश्चंस पुट अप हो सकते हैं, क्योंकि अभी आपका आरआरबी एग्जाम्स है इसलिए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नाबार्ड वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1982, ये तो बता दिया। बाय द इंडियन गवर्नमेंट, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ नाबार्ड, सभी को पता होगा वैसे, लेकिन फिर भी जिन लोगों को नहीं पता है, जो फ्रेशर्स हैं, उनके लिए ये क्वेश्चन है कि नाबार्ड की स्थापना 1982 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, providing financial and developmental support to the agriculture and rural sector, ठीक है। ये नाबार्ड का मेन फंक्शन है। और नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी, कब स्टैब्लिश हुआ था नाबार्ड, 1982 में। डेट क्या थी, ये इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली हमने नाबार्ड का फाउंडेशन डे मनाया है, वो क्या था, 12 जुलाई 2000, ठीक है, सॉरी 12 जुलाई 1982 में स्थापना की गई थी। और 12 जुलाई 2023 को हमने नाबार्ड का स्थापना दिवस मनाया है। इसी के साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये भी है कि नाबार्ड का कौन सा स्थापना दिवस मनाया है इस बार, विच फाउंडेशन डे सेलिब्रेटेड, तो इस बार मनाया है हमने नाबार्ड का 42। काउंट कर सकते हैं आप, 1982 से लेके 2023 में कितने पूरे ईयर हो रहे हैं, तो हो रहे हैं 42, ठीक है। तो इस बार हमने मनाया है 42वां स्थापना दिवस। और स्थापना कब हुई थी नाबार्ड की, 12 जुलाई 1982 में, और 12 जुलाई 2023 को इसका 42वां स्थापना दिवस मनाया है नाबार्ड का। नाबार्ड का मेन फंक्शन है प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंटल सपोर्ट टू द एग्रीकल्चरल एंड रूरल सेक्टर्स, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स क्लियर करते चलना इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से। हिंदी में भी कुछ कंटेंट देख लेते हैं क्या क्या बोला गया है। तो नाबार्ड मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंटल सपोर्ट टू द एग्रीकल्चरल एंड रूरल सेक्टर इन इंडिया, यही बताया है ना, क्वेश्चन में यही पूछा है कि नाबार्ड का मुख्य जो कार्य है भारत में कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों को वित्तीय और विकासात्मक सहायता प्रदान करना है, ठीक है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, द नाबार्ड फुल फॉर्म सबको पता ही होगा, तो नहीं पता है तो इस कंटेंट को आप लोग लाइन बाय लाइन जरूर पढ़िए, ठीक है। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, सेलिब्रेटेड इट्स 42nd फाउंडेशन डे ऑन 12th of July 2023, ठीक है। तो नाबार्ड ने 12 जुलाई 2023 को अपना 42वां स्थापना दिवस मनाया है। और थीम क्या रही है, तो थीम क्या रही है इसकी, नाबार्ड 42 years ऑफ रूरल ट्रांसफॉर्मेशन इज द थीम। थीम हमेशा मैं बोलती हूँ काफी इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो थीम इसकी काफी इंपॉर्टेंट है। थीम है NABARD 42 years of rural transformation. The day was marked by a series of events across the country, including a webinar on the theme of NABARD 42 years of rural transformation. ठीक है,
सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे कंटेंट में ही। नेक्स्ट पॉइंट है नाबार्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1982 टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट सपोर्ट टू द एग्रीकल्चरल एंड रूरल सेक्टर। ठीक है, तो नाबार्ड की स्थापना क्यों की गई थी? तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों को वित्तीय और विकासात्मक सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी। ठीक है, किस सेक्टर के लिए की गई थी? याद रखना, एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर के लिए स्थापना की गई थी नाबार्ड की। ठीक है, सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। फुल फॉर्म भी याद रख लेना, जो फ्रेशर्स इनको नहीं पता है, तो नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, इस तरह से आप सारे पॉइंट्स क्लियर करते चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है थीम भी जरूर पढ़ना है। तो ऐसे ही जैसे मैं हर क्लास में आपको बोलती हूँ, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो सुन के बोर भी हो चुके होंगे, फिर बोल दूं फ्रेशर्स के लिए, नए स्टूडेंट्स के लिए, कि जो कंटेंट है उसको लाइन बाय लाइन आपने जरूर पढ़ना है। इनफ होता है एग्जाम्स के लिए, मैं बोलूं एक तरह से, तो मतलब क्वेश्चंस आपके अच्छे खासे स्कोर हो सकते हैं अगर आपने कंटेंट भी पढ़ा है तो, क्योंकि जो क्वेश्चन है ना वो एज इट इज ऐसा ही नहीं आ जाता। क्वेश्चन में आपसे थीम भी पूछ लेते हैं, अगर आपने कंटेंट पढ़ा है तो आप थीम भी बता सकते हैं। थीम क्या है? नाबार्ड 42 इयर्स ऑफ रूरल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इस तरह से। और फाउंडेशन डे पता है आपको 12 जुलाई, पूछ लिया जाएगा कि इस बार कौन सा मनाया है। ठीक है, अगर आपको ईयर भी पता है तो आप कैलकुलेट कर पाएंगे कि 42वां स्थापना दिवस मनाया है। और क्या फंक्शन है? फंक्शन आपको बता दिया गया है, और ये भी बता दिया गया है क्या रीजन था कि इसको नाबार्ड को एस्टैब्लिश करने का। इसका रीजन बता दिया गया है कि टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट सपोर्ट टू द एग्रीकल्चरल एंड रूरल सेक्टर्स, तो ग्रामीण क्षेत्रों को और कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों को वित्तीय और विकासात्मक सहायता प्रदान करने के लिए नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में की गई थी। ठीक है, सारे पॉइंट्स क्लियर होते चले। अब कुछ क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो मैं आपके लाई हूँ, इसी पे बेस्ड है, इसी जो थ्योरी आपको पढ़ाई गई है कंटेंट में, इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है, और कुछ थोड़ा डिफरेंट भी है। आप बता सकते हैं अगर आपने पूरा अच्छे से कंटेंट पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो आप नाबार्ड की साइट पे जाके अच्छे से पढ़िए अगर आप आरआरबी के एग्जाम देने जा रहे हैं तो। ठीक है, क्या वो क्वेश्चन बनता है जो बन सकता है, जो पॉसिबिलिटीज है उस पे मैं क्वेश्चन लाई हूं। व्हाट वाज द रीसेंट अमेंडमेंट मेड टू नाबार्ड ऑथराइज्ड कैपिटल? पूछा क्या गया है इसमें कि नाबार्ड की अधिकृत पूंजी में हाल ही में किया गया संशोधन क्या था, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। व्हाट वाज द रीसेंट अमेंडमेंट मेड टू नाबार्ड ऑथराइज्ड कैपिटल्स, तो क्या था? ए बी सी डी, इसमें से क्या राइट आंसर हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, वो क्या होगा? इंक्रीज्ड फ्रॉम ₹5,000 करोड़ टू ₹30,000 करोड़ इज द राइट आंसर। तो रिसेंट अमेंडमेंट मेड टू नाबार्ड ऑथराइज्ड कैपिटल इज फ्रॉम ₹5,000 करोड़ टू ₹30,000 करोड़। कंटेंट में क्या बोला गया है? The Union government passed the NABARD Amendment Bill 2017, which increased NABARD authorized capital from ₹5,000 करोड़ to ₹30,000 करोड़। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने नाबार्ड संशोधन विधेयक यानी कि अमेंडमेंट बिल, हिंदी में बोलेंगे संशोधन विधेयक 2017 पारित किया, जिसने नाबार्ड की अधिकृत पूंजी कितने रुपए से कितने बढ़ा दी है? तो 5,000 रुपये से 30,000 करोड़ रुपए तक बढ़ा दी है। ठीक है, ऑथराइज्ड कैपिटल नाबार्ड की। अमाउंट भी याद रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बता दूं कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये क्वेश्चन लिया है। आप सोचेंगे नाबार्ड के मैम कंटिन्यू क्वेश्चन लिए जा रही है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। इस कंटेंट में मैंने आपको नहीं समझाया इसलिए मैंने ये क्वेश्चन अलग से ले लिया, लेकिन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कंटेंट बेस्ड है, अभी मैंने बताया था। बट वाज द थीम ऑफ द वेबिनार ऑर्गेनाइज्ड बाय नाबार्ड ऑन इट्स 42nd फाउंडेशन डे? तो नाबार्ड के द्वारा अपने 42वें स्थापना दिवस पर आयोजित वेबिनार का थीम क्या था? अभी बताया था ना थीम, फर्स्ट क्वेश्चन में थीम बताया था ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाबार्ड 42 इयर्स ऑफ रूरल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, 42 साल हो गए हैं ना नाबार्ड को, नाबार्ड की स्थापना हुई हुए 42 साल हो गए हैं, इसलिए नाबार्ड 42 इयर्स ऑफ रूरल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, The webinar organized by NABARD on its 42nd foundation day and the theme of NABARD 42 years of rural transformation। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि
क्या ऑथराइज कैपिटल है नाबार्ड की, ठीक है, जो रिसेंट अमेंडमेंट बनाया गया है, जो अमेंडमेंट बिल है, ठीक है। तो ये याद रखना आप लोग प्लीज कि वो 5,000 करोड़ से 30,000 करोड़, ठीक है, इंक्रीज कितना हुआ है। और बाकी जो कंटेंट है आपको पढ़ाया गया है, आपने जरूर उसको पढ़ना है लाइन बाय लाइन। आपको हर क्लास में बोलती हूँ कि कैसे कंटेंट को आपने पढ़ना है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, how does HDFC Bank rank globally among the largest lender in terms of market capitalization? तो market capitalization की terms में पूछा है, globally क्या रैंक है HDFC Bank की largest lenders में, ठीक है। तो 7th largest lender है HDFC Bank after the merger of HDFC and HDFC Bank, ठीक है। तो इंडिया से ये एक ही बैंक है HDFC Bank इस लिस्ट में। अगर टॉप 10 की बात करें तो टॉप 10 बैंक्स में जो बैंक हैं वो हैं टॉप 10 बैंक, ठीक है। ग्लोबली अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट पे तो मैं आपको बता दूं जेपी मॉर्गन है। मैं यहाँ पे 10 के 10 नहीं लिख सकती, तो जेपी मॉर्गन, ठीक है। जेपी मॉर्गन इसमें फर्स्ट पे है। इसमें जो 4 हैं बैंक्स वो कहाँ के हैं, यूएसए के। जो 4 अदर हैं वो कहाँ के हैं, चाइना के। एक है इसमें इंडिया से और एक बैंक है इसमें कहां से, यूके से। तो टोटल कितने हो गए, टॉप 10 में 10 बैंक हो गए ना, ठीक है। तो ये कौन कौन से बैंक हैं ये मैंने आपको बताया नहीं है। फर्स्ट पे अगर बात करेंगे तो मैंने बता दिया जेपी मॉर्गन है यूएसए से, और सेकंड पे है बैंक ऑफ अमेरिका, थर्ड पे इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, इंडिया से एचडीएफसी बैंक है, ठीक है। और वेल फार्गो यूएसए का बैंक है, एचएसबीसी यूके का बैंक है, एक बैंक यूके और एक बैंक इंडिया एचडीएफसी बैंक। बाकी जो 4 बैंक हैं यूएसए के, 4 बैंक हैं चाइना के, एग्रीकल्चर बैंक ऑफ चाइना, मॉर्गन स्टैनली यूएसए, चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक बीजिंग चाइना, बैंक ऑफ चाइना चाइना, ठीक है। तो इसमें से 4 बैंक यूएसए के हैं टॉप 10 में, 4 बैंक चाइना के हैं, एक बैंक इंडिया का है, एक बैंक यूके का है, एचएसबीसी यूके का। एक एक है बता देती हूँ, एचएसबीसी यूके का है, एचएसबीसी, ठीक है। एचडीएफसी हमारा इंडिया का है, ठीक है। तो याद रखना, हाउ डज एचडीएफसी बैंक रैंक ग्लोबली अमंग द लार्जेस्ट लेंडर इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन? तो इट्स 7th लार्जेस्ट लेंडर, ठीक है, एचडीएफसी बैंक। इसलिए अगर ऑप्शंस में आपको इंडिया में से बैंक पूछ लिया जाए तो कभी भी कंफ्यूज होके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसको नहीं करना है, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए कि विच इज द 7th लार्जेस्ट लैंडर फ्रॉम इंडिया, तो ये एचडीएफसी बैंक होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं होगा। कुछ लोग अगर क्लियर नहीं है तो अच्छे से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाए, कंफ्यूज ना हो एसबीआई में और एचडीएफसी बैंक में, ठीक है। फर्स्ट उसका जो पॉइंट है वो क्या लिखा गया है कि HDFC Bank, India's largest private lender, has achieved a significant milestone by entering the $100 billion market capitalization club, ठीक है। तो भारत के सबसे बड़े निजी ऋणदाता HDFC बैंक ने 100 अरब डॉलर के पूंजीकरण, बाजार पूंजीकरण, कैपिटल, क्या बोलेंगे बाजार पूंजीकरण को, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्लब में प्रवेश करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, क्योंकि ये एकमात्र बैंक है इंडिया से एचडीएफसी बैंक। दिस अकम्प्लिशमेंट केम आफ्टर इट्स रिवर्स मर्जर विद इट्स पेरेंट और कंपनी एचडीएफसी लिमिटेड। तो मर्जर हुआ था, पर पढ़ाया था मैंने, उस मर्जर के बाद बना है। तो ये उपलब्धि उस मूल कंपनी कौन सी थी, एचडीएफसी लिमिटेड के साथ जो रिवर्स विलय यानी कि मर्जर हुआ था उसके बाद रैंक आई है एचडीएफसी बैंक की। तो आपको पता होगा कि एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक दोनों का मर्जर हुआ था, ठीक है। Despite the achievement, the bank currently ranks third on the India Stock Exchange, trailing behind Reliance Industry and Tata Consultancy Services, ठीक है। तो इस उपलब्धि के बावजूद बैंक वर्तमान में भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में रिलायंस इंडस्ट्री और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज से पीछे तीसरे स्थान पर है, ठीक है। पूरी इस अचीवमेंट के बाद भी अगर इंडिया के टॉप कंपनीज में अगर बात करेंगे तो जो एचडीएफसी है वो 3rd रैंक पे है। फर्स्ट में कौन सा है, RIL रिलायंस इंडस्ट्री, और सेकंड पे टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो जो क्वेश्चन में आपको पढ़ाया गया है वो तो खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी बेसिक नॉलेज के लिए आप लोग याद रखिए। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे हाउ डज एचडीएफसी बैंक, तो याद रखना 7th लार्जेस्ट लेंडर है एचडीएफसी बैंक। टॉप 10 भी मैंने आपको बता दिया, 4 चाइना, 4 यूएसए और एक इंडिया, एक यूके, ठीक है। यूके का एचएसबीसी है इसमें। और फर्स्ट पे अगर पूछा जाएगा तो जेपी मॉर्गन है, जेपी मॉर्गन, ओके। तो कितना मार्केट कैपिटलाइजेशन है एचडीएफसी बैंक का, $100 बिलियन, ठीक है। इसके साथ ही वो है इस क्लब में शामिल, एचडीएफसी बैंक फ्रॉम इंडिया। क्वेश्चन
थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन हो गया, लेंदी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मनोज आहूजा लॉन्च्ड ए न्यू कैंपेन कॉल्ड डैश फॉर बैंक्स अंडर एग्री इंफ्रा फंड। तो मनोज आहूजा ने एग्री इंफ्रा फंड के तहत बैंकों के लिए क्या, इनमें से क्या, एग्रो, भारत, इंडिया, फार्म्स। तो राइट आंसर है भारत। भारत नामक एक नया अभियान शुरू किया है। क्या फुल फॉर्म है इस भारत का? भारत का फुल फॉर्म है बैंक्स हेराल्डिंग एक्सलेटेड रूरल एंड एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इट इज द फुल फॉर्म ऑफ भारत। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्रेटरी, हाँ सबसे पहले मनोज आहूजा कौन है, किसी को जिनको नहीं पता है तो उनको बता दूं। एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मनोज आहूजा है। ठीक है, लॉन्च ए न्यू कैंपेन फॉर बैंक्स अंडर एग्री इंफ्रा फंड नेम भारत। भारत का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया, अब आप देख भी सकते हैं, बैंक्स हेराल्डिंग एक्सलेटेड रूरल एंड एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन इज द फुल फॉर्म ऑफ भारत। तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि सचिव मनोज आहूजा ने एग्री इंफ्रा फंड नामक भारत के तहत बैंकों के लिए एक नया अभियान शुरू किया है। ठीक है, द कैंपेन विल रन फॉर ए मंथ फ्रॉम 15th of July 2023 to 15th of August 2023 with a target of raising 7,200 करोड़। ठीक है, तो 7,200 करोड़ जुटाने के लक्ष्य के साथ यह अभियान 15 जुलाई 2023 से 15 अगस्त 2023 तक 1 महीने तक चलेगा। सैमुअल प्रवीण Kumar highlighted the progress made under the Agri Infra Fund scheme, which has been constructed of over 31,850 agricultural infrastructure projects in the country with a loan of amount कितना 24,750 crore. The total outlay of the scheme is rupees 42,000। समझ में आ गया? हिंदी में देख लेते हैं। सैमुअल प्रवीण कुमार ने एग्री इंफ्रा फंड योजना के तहत हुई प्रगति पर प्रकाश डालते हुए, जिसमें 24,750 करोड़ रुपए की ऋण राशि के साथ देश में 31,850 से अधिक कृषि बुनियादी ढांचा परियोजना का निर्माण किया है। योजना का कुल परिव्यय कितना है? 42,000 रुपये है, 42,000 रुपीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, How many RACs does Indian Bank plan to open in phase 1? ठीक है, क्या पूछा गया है इसमें? RACs पता है? नहीं पता है तो बता दो। Resources Acquisition Center is the full form of RAC। तो इंडियन बैंक फेज 1 में कितने RAC खोलने की योजना बना रहा है? तो वो है 20। ठीक है, 20 RAC खोलने की योजना बना रहा है। Indian Bank launched RAC's full form Resource Acquisition Center to build up its deposit portfolio and provide relationship banking services to its high value clients. The bank plans to open 20 RACs at ultra potential centers in phase 1। ठीक है, तो बोला गया है कि इंडियन बैंक ने अपने जमा पोर्टफोलियो को बनाने और अपने उच्च मूल्य वाले ग्राहकों को रिलेशनशिप बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए RAC लॉन्च किए और बैंक ने फेज 1 में अल्ट्रा संभावित केंद्रों पर 20 RAC खोलने की योजना बनाई है। नेक्स्ट पॉइंट पे है, द फर्स्ट RAC was inaugurated in Mumbai on 20th of July 2023 by Mahesh Kumar Bajaj, the executive director of Indian Bank. He said that the RAC will help the banks to strengthen its retail deposit portfolio, which includes current deposit, saving bank and टर्म डिपॉजिट अकाउंट्स। तो पहले RAC का उद्घाटन 20 जुलाई 2023 को इंडियन बैंक के कार्यकारी निदेशक महेश कुमार बजाज द्वारा मुंबई में किया गया था। उन्होंने कहा कि RAC से बैंक को अपने खुदरा जमा पोर्टफोलियो को मजबूत करने में मदद मिलेगी, जिसमें चालू जमा, बचत बैंक और सावधि जमा खाते शामिल हैं। ठीक है, ये सभी चीजें आपको समझा दी गई हैं। इसी के रिगार्डिंग आपको अदर जो दिया गया है ऑप्शन में कंटेंट, वो आप देख सकते हैं। इसमें क्या बोला गया है, RAC will also focus on specific customer segments such as HNI, government, institutional clients, salary class, corporate business community, traders and pensioner। तो इसी तरह से आपको सारे पॉइंट हिंदी इंग्लिश दोनों में दिए गए हैं, ऊपर इंग्लिश में नीचे रेड में हिंदी में। आपको इन पॉइंट्स को जरूर पढ़ना है क्योंकि ये मैंने आपको कंटेंट प्रोवाइड किया है। पॉइंट्स क्या है? ये कंटेंट है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन है। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, ये मैं आपको हर क्लास में बोलती हूँ और आगे भी बोलती रहूंगी, तो आपने जरूर पढ़ना है इसको। वीडियो को पॉज करके पढ़िए,
पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़िए, जैसे आपको पढ़ना अच्छा लगता है, सुटेबल होता है, आप वैसे पढ़िए। हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए, डाउनलोड करके पढ़िए, पॉज करके पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर, आंसर जरूर करके आइए। एग्जाम्स में क्वेश्चन जरूर पुटअप होते हैं कंटेंट से, और हुए हैं प्रीवियस बैंक एग्जाम्स में, और आगे भी होंगे जो बैंक एग्जाम्स होने वाले हैं। तो बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है, क्वेश्चंस काफी डीप में आते हैं और काफी स्कोरिंग ये जो काफी स्कोरिंग होता है करंट अफेयर्स एंड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर की अगर बात करेंगे तो काफी स्कोरिंग है, तो आपने इसको अच्छे से पढ़ा है तो आप अच्छा स्कोर जरूर कर पाएंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which company has launched health insurance plans with monthly subscriptions in India? तो किस कंपनी ने भारत में मासिक सदस्यता के साथ स्वास्थ्य बीमा योजनाएं लॉन्च की हैं? तो वो की है फोन पे ने। ठीक है, फोन पे इंश्योरेंस ब्रोकिंग सर्विसेज, अ होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ फोन पे प्राइवेट लिमिटेड, हैज लॉन्च्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स ऑफरिंग कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस इन पार्टनरशिप विद लीडिंग इंश्योरर्स। क्या बोला गया है कि फोन पे प्राइवेट लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी फोन पे इंश्योरेंस ब्रोकिंग सर्विसेज ने प्रमुख बीमाकर्ताओं के साथ साझेदारी में व्यापक बीमा की पेशकश करने वाले स्वास्थ्य बीमा योजनाएं लॉन्च की हैं। ठीक है, क्वेश्चन ने पूछा था कि कौन सी कंपनी ने, तो फोन पे हैज लॉन्च्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स विद मंथली सब्सक्रिप्शंस इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नेक्स्ट पॉइंट क्या है, these health insurance plans will come with coverage up to rupees 1 crore and allow users to choose any hospital room without any cap limit। क्या मतलब है, बोला गया है कि ये जो स्वास्थ्य बीमा योजनाएं हैं 1 करोड़ रुपए तक के कवरेज के साथ आती हैं और यूजर्स को बिना किसी सीमा के किसी भी अस्पताल के कमरे को चुनने की भी अनुमति, मतलब वो फ्री होके कुछ भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी के रिगार्डिंग अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिए गए हैं, इन पॉइंट्स को आपने जरूर पढ़ना है और जरूर देखना है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके देखिए, पीडीएफ डाउनलोड करके देखिए, लेकिन लाइन बाय लाइन आपने इनको जरूर देखना है। ठीक है, यूजर्स कैन आल्सो अवेल ऑफ इनोवेटिव फीचर्स लाइक अ बोनस कवर अप टू 7 times द बेस कवर अमाउंट फॉर ईच क्लेम फ्री ईयर। क्या मतलब है कि यूजर्स प्रत्येक दावा मुक्त वर्ष के लिए आधार कवर राशि का 7 गुना तक बोनस कवर जैसी नवीन सुविधाओं का भी लाभ उठा सकता है। नेक्स्ट क्या है, फोन पे प्लेटफॉर्म हम क्या देखेंगे, जो मैंने आपको लास्ट में ये इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स दिए हैं, क्या है ये, तो सम की फीचर्स ऑफ द हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज अवेलेबल ऑन फोन पे प्लेटफॉर्म। कौन कौन से हैं वो, तो हैसल फ्री सर्विसेज, एक्सेस योर पॉलिसी डिटेल्स ऑन फोन पे मोबाइल ऐप, सिक्योर एंड सेफ ऑनलाइन इंश्योरेंस। ठीक है, ये सारे ही इसमें पॉइंट दिए गए हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंटेंट जरूर पढ़ना है, कोई कंटेंट मिस करके एग्जाम्स में नहीं जाएगा, क्योंकि ऐसा अगर आप करेंगे तो आपका लॉस हो सकता है, इसलिए आपने कंटेंट जरूर पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च द CRCS सहारा रिफंड पोर्टल। ठीक है, तो अभी आपने न्यूज सुनी होगी रिसेंटली कि सहारा जो है उनका नाम क्या है, सुब्रत राय सहारा। ठीक है, तो सहारा अपने जितने भी पोर्टल्स हैं सारे, जितने भी उन पे क्लेम वगैरह एक्सेट्रा जो कुछ भी था, सबके लिए एक रिफंड पोर्टल बनाया गया है। CRCS सहारा रिफंड पोर्टल किसने लॉन्च किया है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। फिर मैं आपको बताती हूँ इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो वो किया गया है लॉन्च हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशंस अमित शाह लॉन्च द सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी CRCS सहारा रिफंड पोर्टल ऑन 18th of July 2023. ठीक है, the portal is aimed at helping over 10 crore depositors of the Sahara Group to claim their money back within 45 days of registration in the पोर्टल। ठीक है, तो बोला गया है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने 18 जुलाई 2023 को CRCS, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया है। और क्यों किया है, क्या इसका एम है, तो इसका एम है सहारा समूह यानी कि सहारा ग्रुप के 10 करोड़ से अधिक जो भी जमाकर्ता थे, डिपॉजिटर्स थे, को पोर्टल में पंजीकरण के 45 दिनों के भीतर अपना पैसा वापस दावा करने में मदद करना। ठीक है, ये वो जो उनका जो पैसा था, आपने सुना होगा एक लोकल लैंग्वेज में कि सहारा में काफी लोगों का पैसा फंसा है, सहारा फाइनेंस हो चाहे कुछ भी हो, तो
वो जो पैसा वापस लोग कैसे लेंगे, वो पैसा वापस लेने के लिए लोगों को एक इजी क्या बनाया गया है, सहारा रिफंड पोर्टल, पूरा नाम है इसका CRCS, सहारा रिफंड पोर्टल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, द पोर्टल हैज बीन डेवलप्ड बाय अ सब्सिडियरी ऑफ IFCI लिमिटेड फॉर सबमिशन ऑफ लेजिटिमेट क्लेम्स बाय द डिपॉजिटर्स ऑफ दीज कोऑपरेटिव सोसाइटीज। बोला गया है कि इन सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं के द्वारा वैध दावे प्रस्तुत करने के लिए IFCI लिमिटेड की एक सहायक कंपनी द्वारा पोर्टल विकसित किया गया है। ठीक है, द पोर्टल वॉज लॉन्च्ड following a Supreme Court order dated March 29th, 2023 that directed the transfer of rupees 5,000 crore from the Sahara SEBI refund account to the CRCS of disbursement against the legitimate dues of the genuine depositors of the Sahara Group Cooperative Societies। ठीक है, ये पोर्टल जो है 29 मार्च 2023 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लॉन्च किया गया है, जिसमें कितने रुपए के हस्तांतरण का निर्देश दिया गया है और सहारा समूह के सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं के वैध बकाये के भुगतान के लिए सहारा सेबी रिफंड खाते से CRCS को 5,000 करोड़ रुपए। ये पूरा कंटेंट आपने जरूर पढ़ना है, अमाउंट वगैरह सब कुछ इसमें एक्सप्लेन किया गया है लाइन बाय लाइन। ठीक है, इसीलिए कंटेंट को पढ़िए, वीडियो को शेयर करिए और लाइक भी जरूर करिए। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which bank has partnered with Amul to offer financial services under the मुद्रा स्कीम? तो मुद्रा स्कीम के तहत वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए किस बैंक ने अमूल के साथ साझेदारी की है? तो वो की है पंजाब नेशनल बैंक ने। क्या किया है देखते हैं। तो पंजाब नेशनल बैंक हैज पार्टनर्ड विद द गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, शॉर्ट में क्या होगा, GCMMFL, better known as Amul, to offer financial services to Federation Supply Network Pan India under the मुद्रा स्कीम। ठीक है, बोला गया है कि PNB ने मुद्रा योजना के तहत पूरे भारत में फेडरेशन के आपूर्ति नेटवर्क को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, जिसे अमूल के नाम से जाना जाता है, इसके साथ साझेदारी की है। ठीक है, अगर आपको ये बोल दिया जाए कि क्या है GCMMFL, तो ये अमूल ही है। ठीक है, अमूल के नाम से जाना जाता है इनको लोकल में यहाँ पे, और ब्रांड का नाम भी अमूल है, लेकिन ये पूरा कंप्लीट नेम क्या है, GCMMFL, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, a MOU to this effect was signed between PNB and GCMMFL on 1st of July 2023, the bank said in a statement। तो बैंक ने एक बयान में कहा कि इस आशय से एक समझौता ज्ञापन पर 1 जुलाई 2023 को PNB और अमूल के बीच इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसी के रिगार्डिंग अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, तो ये सारे पॉइंट्स आपने पढ़ने हैं वीडियो को पॉज करके या फिर PDF डाउनलोड करके। इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही है, ऊपर ब्लैक में इंग्लिश, नीचे हिंदी में। सेम कंटेंट जो आपको प्रोवाइड किया गया है इसी का ही नीचे हिंदी में एक्सप्लेन किया गया है। जो सुटेबल है जरूर पढ़िए और वीडियो को पॉज करके PDF करके जैसे हो, लेकिन पढ़ना जरूर है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What is the name of the scheme that provides financial assistance to women heads of households in Karnataka? उस योजना का नाम क्या है जो कर्नाटक में परिवार की महिला मुखियाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है? तो सबसे पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए कि कर्नाटक गवर्नमेंट ने एक स्कीम प्रोवाइड कराई है, स्कीम लॉन्च की है। क्या स्कीम है? टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू वुमेन हेड्स ऑफ द हाउस होल्ड इन कर्नाटका। ठीक है, क्या नाम है स्कीम का? नाम है गृह लक्ष्मी। ठीक है, गृह लक्ष्मी या गृह लक्ष्मी। और पता है आप लोगों को मैं ये पिक्चर जो शो करवाती हूँ इसमें भी आपको बहुत चीजें याद हो जाती हैं। पर मंथ कितना अमाउंट है? 2000। योजना का नाम है गृह लक्ष्मी योजना। किस गवर्नमेंट ने लॉन्च की है? कर्नाटक गवर्नमेंट लॉन्च किया। सारे इसी पिक्चर्स के साथ आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, नहीं हुए कंटेंट देखिए, कंटेंट में क्या बताया गया है। Griha Lakshmi scheme, it is a financial assistance initiative for the women under which the woman head of a household will get assistance of ₹2000 per month। और आप लोगों को मतलब एग्जाम में अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आपको एक पिक्चर, एक इमेज माइंड में आती है। मतलब कहते हैं ना कि इमेज हमें जल्दी याद होती है एज कंपेयर टू राइट जो भी लेटर्स हैं। ठीक है,
तो ये इमेज आप लोग जरूर याद रखिएगा। मैं बहुत सारे आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करती हूँ। इवन मैं जो बैंक की भी पिक्चर्स लगाती हूँ उसमें भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि बैंक के टैगलाइंस हो जिस इमेज में, वो इमेज में आपके लिए लेके आ पाऊँ। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग याद करेंगे, देख के इमेज तो आपको ईजी रहता है याद करने में। हाँ, तो क्या बोला गया है कि गृह लक्ष्मी जो योजना है ये महिलाओं के लिए एक वित्तीय सहायता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस हेल्प है, जिसके तहत परिवार की जो भी फीमेल हेड है यानी महिला जो मुखिया है उनको प्रति माह 2000 रुपये की सहायता मिलेगी। अमाउंट कितना मिलेगा? 2000 रुपये। कब कब मिलेगा? तो हर महीने मिलेगा। किसको मिलेगा? फीमेल हेड ऑफ द फैमिली। ठीक है, और किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? कर्नाटक गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। क्लियर हो तो चला। Next point. This will not only support women but also help them in poverty alleviations and gender equality. मतलब है कि इससे न केवल महिलाओं को समर्थन मिलेगा बल्कि उन्हें गरीबी उन्मूलन और लैंगिक समानता में भी मदद मिलेगी। ठीक है, इसी के रिगार्डिंग काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। द रजिस्ट्रेशन ऑफ द स्कीम स्टार्ट्स टुडे July 19, 2023. You can register for free and Karnataka 1 Bangalore, 1 gram, 1 and 1 Grama 1 and Bapuji centers are online at the सेवा सिंधु पोर्टल। तो योजना के लिए पंजीकरण आज 19 जुलाई 2023 से शुरू हुआ है। आज का मतलब है आज जिस दिन पढ़ा रही हूँ उस दिन नहीं, जब पढ़ाया गया तब की न्यूज है। आप कर्नाटका 1, बैंगलोर 1, ग्राम 1 और बापूजी केंद्रों पर मुफ्त में या सेवा सिंधु पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यू विल नीड टू प्रोवाइड योर राशन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर ऑफ वाइफ एंड हस्बैंड, बैंक अकाउंट डिटेल्स विद आधार कॉम्बिनेशन एंड मोबाइल नंबर, ये सब आपको चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, द स्कीम अमाउंट विल बी डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू योर बैंक अकाउंट थ्रू डीबीटी। ठीक है, अब डीबीटी का फुल फॉर्म किसी के माइंड में क्लिक हुआ तो मुझे जरूर बताना नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, Max Life Insurance partners with Dash Bank to offer comprehensive range of life insurance solution. राइट आंसर क्या हो जाएगा? डीसीबी बैंक। पूछा क्या गया है? जीवन बीमा समाधानों की व्यापक रेंज की पेशकश करने के लिए मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो वो की है डीसीबी बैंक के साथ। ठीक है, Max Life Insurance Company Limited has announced a strategic partnership with DCB Bank Limited, a new generation private sector bank in India. The collaboration aims to provide a diverse range of life insurance products to DCB Bank's customers, including term saving and retirement plans, enabling them to secure their financial future and expand their investment portfolio. ठीक है, तो सहयोग का उद्देश्य डीसीबी बैंक के ग्राहकों को टर्म बचत और रिटायरमेंट योजनाओं सहित जीवन बीमा उत्पादों की एक विविध श्रृंखला भी प्रदान करना है। ठीक है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, How much loan support will the European Investment Bank provide for India's National Green Hydrogen Mission? तो जो क्या वो कौन सा बैंक है, क्या नाम है? यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए कितने ऋण सहायता प्रदान करेगा, यानी कि कितना लोन प्रदान करेगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा उसका? कितना करेगा? 1 बिलियन यूरो इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है, द यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक हैज अनाउंस्ड इट्स सपोर्ट फॉर इंडियाज नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन बाय ऑफरिंग अ लोन फैसिलिटी ऑफ अप टू कितना? 1 बिलियन यूरो। ठीक है, तो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने 1 बिलियन यूरो तक की लोन की सुविधा की पेशकश करके भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए अपने समर्थन की घोषणा की है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द लोन एम्स टू असिस्ट इंडिया इन डेवलपिंग इन नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट है, EIB वाइस प्रेसिडेंट क्रिस पीटर्स विल कंफर्म द lenders interest in providing the loan during his visit to India this week to attend G20 events. Next question, recently which of the following NBFCs had their registration cancelled by the RBI? तो हाल ही में निम्न में से किस गैर बैंकिंग एनबीएफसी का रजिस्ट्रेशन आरबीआई द्वारा रद्द कर दिया गया है? तो इन सभी का, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। आरबीआई ने इन सभी एनबीएफसीज का, ठीक है, याद रखना, इन सभी एनबीएफसीज का लाइसेंस रद्द कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। आरबीआई रिसेंटली अनाउंस्ड द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर 4 एनबीएफसीज एंड द
सरेंडर्स ऑफ लाइसेंस बाय 11 अदर एंटिटीज। एनबीएफसी का फुल फॉर्म पता होगा, नहीं पता है तो बता दूं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज जो होती हैं उनको बोला जाता है शॉर्ट में एनबीएफसी। ठीक है, तो आरबीआई ने हाल ही में एनबीएफसी के रजिस्ट्रेशन को रद्द करने और 11 अन्य संस्थाओं द्वारा लाइसेंस वापस करने की घोषणा की है। द आरबीआई कैंसिल द सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर द फॉलोइंग एनबीएफसी। ठीक है, इन सभी का नाम आपको दिया गया है जो ऊपर ये सब हैं, तो ऑल ऑफ द अबव, इन सभी का नाम। ठीक है, आप इनको देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके या पीडीएफ डाउनलोड करके। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मेनी एंटिटीज वॉलेंटरली सरेंडर्ड देयर एनबीएफसी लाइसेंस। तो कितनी संस्थाओं ने स्वेच्छा से अपने एनबीएफसी लाइसेंस सरेंडर कर दिए हैं? 11 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या बोला गया है? The RBI reported that 11 entities have voluntarily surrendered their NBFC license. These entities include, कौन कौन सी एंटिटीज रहेंगी उसमें इंक्लूड की गई हैं, ये आपसे पूछा गया है। सनपाला होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, और कौन सी है? डीलेस लैंड एंड फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जमशेदपुर सिक्योरिटीज। ठीक है, नेक्स्ट पे, What is the name of the feature that Google Pay has introduced to simplify UPI transaction? क्या पूछा गया है इसमें कि उस सुविधा का नाम क्या है जिसे गूगल पे ने यूपीआई लेन देन को सरल बनाने के लिए पेश किया है? नाम क्या है? यूपीआई लाइट। क्या बोला गया है? गूगल पे हैज लॉन्च्ड यूपीआई लाइट, अ फीचर दैट लेट्स यूजर्स मेक and simple UPI transactions without having to enter their UPI pin, allowing them to make one-click transactions। तो Google Pay ने UPI Lite लॉन्च किया है, जो एक ऐसी सुविधा जो यूजर्स को अपना यूपीआई पिन दर्ज किए बिना त्वरित और सरल यूपीआई लेन देन करने की सुविधा देती है, जिससे वे एक क्लिक लेन देन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विद यूपीआई लाइट यूजर्स कैन लोड देयर अकाउंट्स विद अप टू 2000 ट्वाइस अ डे, इनेबलिंग इंस्टेंट यूपीआई ट्रांजैक्शंस ऑफ अप टू 2002। ठीक है, तो यूपीआई लाइट के साथ यूजर्स अपने खाते में दिन में 2 बार 2000 तक की राशि लोड कर सकते हैं, जिससे 2002 तक के त्वरित यूपीआई लेन देन सक्षम हो सकते हैं। ठीक है, इसी के रिगार्डिंग अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको कंटेंट में दिए गए हैं, ये सभी आप देख सकते हैं। इसमें क्या क्या बोला गया है ये पॉइंट्स आपने जरूर देखना है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which bank has launched UPI QR code interoperable with CBDC? तो किस बैंक ने CBDC के साथ इंटरऑपरेबल UPI QR कोड लॉन्च किया है? तो वो किया है HDFC बैंक ने। ठीक है, HDFC बैंक has launched UPI QR code interoperable with the CBDC। CBDC का फुल फॉर्म जिनको नहीं पता है देख लीजिएगा, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ठीक है, HDFC बैंक ने CBDC के साथ इंटरऑपरेबल यूपीआई QR कोड लॉन्च किया है। दिस मींस दैट HDFC बैंक मर्चेंट्स हु हैव बीन onboarded on the bank CBDC platform can accept payments from their customers in the form of digital rupee currency, boosting uses of CBDC in day-to-day transaction। बोला गया है किसका मतलब यह है कि HDFC बैंक के व्यापारी जो बैंक के CBDC प्लेटफॉर्म पर शामिल हो गए हैं, वे अपने यूजर्स से डिजिटल रुपया मुद्रा के रूप में भुगतान स्वीकार कर सकते हैं, जिससे दिन प्रतिदिन के लेन देन में CBDC के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। इसी के रिगार्डिंग अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, इनको आप पॉज करके वीडियो को या पीडीएफ डाउनलोड करके खुद से पढ़ना है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपने खुद से पढ़ने हैं। कुछ स्टूडेंट मुझसे कहते हैं मैम ज्यादा पॉइंट लेके आया करिए, मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, आप पढ़िए। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पढ़ने जरूर है, कुछ मिस नहीं करना। ओके, रिसेंटली विच कंट्री पिक्स फर्स्ट फीमेल सेंट्रल बैंक हेड टू सेपरेट थ्रू रिफॉर्म? ठीक है, क्या बोला गया है इसमें? हाल ही में किस देश ने सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए पहली महिला केंद्रीय बैंक प्रमुख को चुना है? तो हाल ही में चुना है ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, क्या नाम है, क्या है इनका नाम देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया has appointed the first female head of its central bank, passing over the current governor to elevate his deputy to high-profile job and public backlash over steeply rising interest rates। बोला गया है कि तेजी से बढ़ती ब्याज दरों पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया के बीच ऑस्ट्रेलिया ने अपने केंद्रीय बैंक की पहली महिला प्रमुख को नियुक्त किया है, जो वर्तमान गवर्नर को पीछे छोड़ते हुए अपनी डेप्यूटी को इस हाई प्रोफाइल पद पर पदोन्नत कर रही हैं। ऑस्ट्रेलियन ट्रेजरर जिम चार्ल्समन, इनका क्या नाम है? इनका नाम है जिम
चार्मर्स एंड प्राइम मिनिस्टर एंथोनी एल्बनीज, सबको पता होगा ये ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, अनाउंस्ड, क्या अनाउंस किया इन्होंने, मिशेल ब्लैक वुड हेड द रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया फॉर द नेक्स्ट 7 years, हैविंग चूजन नॉट द रीअपॉइंट गवर्नर फिलिप लो फॉर ए सेकेंड टर्म। तो ऑस्ट्रेलिया की ट्रेजरर्स कोषाध्यक्ष जिम चार्ल्स को और प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने ये घोषणा की कि मिशेल ब्लैक अगले 7 वर्षों के लिए रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, उससे ज्यादा रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया का नेतृत्व करेंगे। उन्होंने दूसरे कार्यकाल के लिए गवर्नर फिलिप लो को दोबारा नियुक्त नहीं करने का विकल्प भी चुना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which two entities sign a MOU to invest, कितना अमाउंट है, 20,000 करोड़ रुपीज इन एनर्जी ट्रांजिशन प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। तो भारत में ऊर्जा परिवर्तन परियोजनाओं में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए किन दो संस्थाओं ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो REC एंड अवाडा ग्रुप इज द राइट आंसर। अवाडा ग्रुप, a leading renewable energy company in India, has signed a MOU with REC, a state and infrastructure finance company, for the power sector to invest 20,000 crore in various energy transition projects over the next 5 years। ठीक है, तो भारत की अग्रणीय नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी अवाडा ग्रुप ने अगले 5 वर्षों में विभिन्न ऊर्जा संक्रमण परियोजनाओं में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए बिजली क्षेत्र के लिए राज्य संचालित बुनियादी ढांचा वित्त कंपनी IRC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which company has signed a contract agreement with CMRL for a value of rupees 1,205 करोड़? तो किस कंपनी ने CMRL के साथ 1,205 करोड़ रुपए के अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो किए हैं टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। Chennai Metro Rail Limited has signed a contract agreement with Tata Projects Limited for a value of 1,205 करोड़ इंक्लूडिंग प्रोविजनल सम एंड GST। तो चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड ने टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के साथ 1,205 करोड़ रुपए के अनुबंध के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। द कॉन्ट्रैक्ट इज अ पार्ट ऑफ द फंडिंग प्रोवाइडेड बाय JICA, full form Japan International Cooperation Agency, for the phase 2 of the Chennai Metro project। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट क्या है, CMRL। ठीक है, क्या है ये, चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड। मैनेजिंग डायरेक्टर MS सिद्दीकी स्टेटेड दैट द फेज 2 विल बी कंप्लीटेड इन स्टेजेस बिटवीन 2026 एंड 2028। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन लेंदी है लेकिन टफ नहीं है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज सेट टू इंप्लीमेंट इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन its central bank digital currency and the UPI by the end of this month. According to Deputy Governor T. Ravisankar, how many banks have currently adopted the interoperability program for CBDC and UPI? समझ में आया? पूछा गया है कि पहले तो मैंने बोला है कि इस तरह से क्वेश्चन देख के पैनिक नहीं होना, स्किप नहीं करना, क्वेश्चन पढ़ लेना है, क्योंकि सब कुछ आपको समझाया जाता है। लास्ट एक लाइन में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछ लिया गया है सिंपल लाइन में, हाउ मेनी बैंक्स हैव करंटली अडॉप्टेड द इंटरऑपरेबिलिटी प्रोग्राम फॉर CBDC एंड UPI। ठीक है, अब देखते हैं क्या बोला गया है। डेप्यूटी गवर्नर टी रविशंकर के अनुसार RBI इस महीने के अंत तक अपनी CBDC और UPI के बीच अंतर संचालनीयता को लागू करने के लिए तैयार है। ठीक है, और वर्तमान में क्या बोला गया है, वर्तमान में कितने बैंकों ने CBDC और UPI के लिए इंटरऑपरेबिलिटी कार्यक्रम को अपनाया है? आपसे पूछा गया है कितने, नंबर ऑफ बैंक्स पूछा गया है। ठीक है, तो कितने बैंकों ने किया है ये, तो 13 बैंकों ने किया है। ओके, बोला क्या गया है कंटेंट में, RBI is set to implement interoperability between its central banking digital currency and the UPI by the end of this month, according to Deputy Governor T. Ravisankar। तो Deputy Governor T. Ravisankar के अनुसार RBI इस महीने के अंत तक अपनी केंद्रीय बैंकिंग डिजिटल करेंसी CBDC और UPI के बीच अंतर संचालनीयता को लागू करने के लिए तैयार है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, This move will allow customers to use UPI QR codes for transaction
using digital currency. ठीक है. Next, the RBI aims to achieve 1 million CBDC transactions per day by the end of the year, significantly increasing the current transaction volume. ठीक है. RBI का लक्ष्य है कि वर्ष के अंत तक प्रतिदिन 1 मिलियन CBDC लेन देन हासिल करना, जिससे वर्तमान में लेन देन की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि होगी. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्या बोला गया है? व्हाट इज द आरबीआई टारगेट फॉर डेली सीबीडीसी ट्रांजैक्शन बाय द एंड ऑफ ईयर. ये साफ समझा दिया गया है कंटेंट में. अभी बताया था ना कितना, 1 मिलियन 1 मिलियन 1 मिलियन. ठीक है. राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 मिलियन. द आरबीआई एम्स टू अचीव 1 मिलियन सीबीडीसी ट्रांजैक्शन पर डे एट द एंड ऑफ द ईयर कैलेंडर ईयर. ठीक है. सिग्निफिकेंटली इंक्रीजिंग द करंट ट्रांजैक्शन वॉल्यूम. तो मैंने तभी कहा है कि कंटेंट पढ़ना है. अगर आपने कंटेंट पढ़ा है, आपने अभी समझाया है, वो पढ़ा है, वो समझा है, वो याद है आपको, तो आप इसको आंसर कर पाएंगे. जो इसमें पूछा गया है कि क्या आरबीआई का टारगेट है डेली सीबीडीसी ट्रांजैक्शन का बाय द एंड ऑफ द ईयर, वो है 1 मिलियन ट्रांजेक्शन्स. ठीक है. सीबीडीसी ट्रांजैक्शन, ये भी याद रखना. Next question. Who has been appointed as the new chairman of the IFSCA? Full form याद करते जाइएगा. International Financial Services Center Authority. तो IFSCA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वो किया गया है के राजा रमन. ठीक है. टेलीकॉम सेक्रेटरी के राजा रमन हैज बीन सिलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द IFSCA. ठीक है. तो दूरसंचार सचिव के राजा रमन को सरकार ने आईएफएससी के नए अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया है. के राजा रमन विल टेक ओवर द, किसका टेक ओवर करेंगे? ये इंजेती श्रीनिवास हु सर्व्ड एज द इनॉग्रल चेयरपर्सन सिंस 2020. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द गैजेट नोटिफिकेशन, K. Rajaraman appointment is valid for 3 years starting from the date he assumes charge or until he reaches the age of 65 or until further orders issued by the बीजेपी. तो 3 साल का इनका टेन्योर रहेगा. के राजारमन का इनको आईएफएससी के नए अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है. आईएफएससी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. What was the theme of the 33rd conference of state finance secretary? राज्य वित्त सचिवों के 33वें सम्मेलन का विषय क्या था? क्या था? तो डेप्ट सस्टेनेबिलिटी स्टेट्स पर्सपेक्टिव. ठीक है. The 33rd conference of the State Finance Secretariat was held in Mumbai on 6th of July 2023. The conference inaugurated by the Governor of the RBI focused on the theme. किस थीम पे है ये? Debt सस्टेनेबिलिटी स्टेट्स पर्सपेक्टिव. ठीक है. तो राज्य वित्त सचिवों का 33वां सम्मेलन 6 जुलाई 2023 को मुंबई में आयोजित किया गया था. आरबीआई के गवर्नर द्वारा उद्घाटन किया गया और इस सम्मेलन का थीम था डेप्ट सस्टेनेबिलिटी स्टेट्स पर्सपेक्टिव. द इवेंट वाज अटेंडेड बाय फाइनेंस सेक्रेटरी from 23rd states, 1 UT officials from the Ministry of Finance, Government of India, Controller General of Accounts and the Comptroller and Auditor General of India. ठीक है. थीम याद रखना. नेक्स्ट क्वेश्चन. Where will the G20 Finance Minister and Central Bank Governors meeting be held? तो G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी या की गई है? ये राइट आंसर क्या है? गांधीनगर में. गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर. अहमदाबाद मत समझ लेना जिनको नहीं पता है. ठीक है. गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर. इसके साथ में कुछ कंफ्यूजिंग कैपिटल बता दूं जो लोग समझ लेते हैं गलती से. पहली बात तो एमपी की कैपिटल आपने भोपाल याद रखनी है. कुछ लोग इंदौर समझते हैं, भोपाल है. दूसरी बात है असम की कैपिटल कुछ लोग गुवाहाटी समझते हैं, दिसपुर है. ठीक है. दिसपुर असम की कैपिटल है, गुवाहाटी नहीं है. The G20 Finance Ministers and Central Bank Governors meeting will be held in गांधीनगर, गुजरात. इसी के साथ ही हमने कंप्लीट किया हमारा जुलाई मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 3. पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है, पार्ट 2 भी आ चुका है. कंप्लीट पीडीएफ आपको चाहिए इसी पूरे कंटेंट के साथ, तो नीचे दिए गए लिंक से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं. और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज शेयर जरूर करिए, अदर स्टूडेंट्स को जरूर बताइए चैनल के बारे में, और लाइक जरूर करिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए. और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आप लोग जुड़ सकते हैं. इन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं. और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके. काफी इंपॉर्टेंट है सारी वीडियो, सारी क्लासेस.
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।